नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। अब आरोप का कारण क्या है? उन्होंने जो बताया कारण कि उनके 3 उम्मीदवारों को अमित शाह ने धमकाकर, बीजेपी ने धमकाकर या तो नॉमिनेशन नहीं करने दिया या नॉमिनेशन वापस करवा दिया। एक उम्मीदवार के बारे में कहा उन्होंने कि अमित शाह अपने साथ दिन भर बैठाए रहे कि वो नॉमिनेशन न कर सके। अब इस तरह की बचकाना हरकत पर अगर कोई व्यक्ति उतर आए तो आप समझ लीजिए कि उसकी राजनीतिक समझ क्या है। अमित शाह को शायद वो ठीक से समझ नहीं पाए। अमित शाह इस तरह का घटिया टुच्चेपन का काम नहीं करते हैं। वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते हैं, राजनीतिक रणनीति बनाते हैं, अपने विरोधियों को हराने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह का काम नहीं करते। ये बात शायद प्रशांत किशोर की समझ में नहीं आती, लेकिन मेरा मानना है कि उनको समझ में आती है। उनको इस आखिरी दौर में आकर, जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, नॉमिनेशन हो चुके हैं, उसकी तारीख निकल चुकी है, तो खबर में बने रहने के लिए कुछ तो चाहिए। उनके पास एकमात्र योग्यता है खबर में बने रहना। खबर में बने रहने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो उनको लगा कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री पर आरोप लगाएंगे तो वो कम से कम खबर चलेगी, मीडिया में चर्चा होगी इस पर। लेकिन वो ये भूल गए कि वो जो कर रहे हैं उससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अब उन्होंने अपनी ही पोल खोल दी। उन्होंने मान लिया कि उनकी पार्टी के केवल 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनसे बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा था, और अमित शाह ने उनको हटाकर जन स्वराज पार्टी को हराने का रास्ता खोल दिया। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? क्यों उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया? ये सवाल कोई भी उठा सकता है, प्रशांत किशोर भी उठा सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर को एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। चलिए, इन 3 लोगों को तो भाजपा ने धमका दिया, डरा दिया। आपको किसने डराया, किसने धमकाया? प्रशांत किशोर को बताना चाहिए बिहार के लोगों को कि उनको किसने धमकाया, डराया। वो चुनाव मैदान से क्यों भागे? 3.5 साल से जिसकी तैयारी कर रहे थे, उस चुनाव से आखिर में आकर भाग क्यों गए? लगातार कह रहे थे कि राघोपुर से, जहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगे। उनके दिमाग में शायद अरविंद केजरीवाल घूम रहे थे। अरविंद केजरीवाल पहला चुनाव लड़े तो उन्होंने शीला दीक्षित, जो मुख्यमंत्री थी उस समय दिल्ली की, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। बड़ा जोखिम का काम था। अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये जीत का एक फॉर्मूला है, तो 2013 में विधानसभा लड़े थे, जीत गए। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में वो बनारस चले गए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने, बुरी तरह से हार गए। तो ये कोई जीत का फॉर्मूला नहीं है। प्रशांत किशोर जीत जाते या हार जाते वो अलग बात है, लेकिन चुनाव में हार के डर से भाग गए। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी राजनीतिक समझ कितनी है। एक बात समझ लेनी चाहिए हम लोगों को कि कोई अच्छा मैनेजर या कोच जो है अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता। वो अभी तक जीवन में उन्होंने जो किया है वो राजनीतिक दलों को सलाह दी है, उसको इंप्लीमेंट करने वाले राजनीतिक दल हैं। जिसने अच्छा किया उसको सफलता मिली, जो नहीं कर पाया उसको नहीं मिली। तो उसमें प्रशांत किशोर का केवल सलाह देने तक का रोल था, उसके अलावा कुछ नहीं। जो पार्टियां जीती उनकी सलाह से, वो उनकी सलाह के कारण नहीं जीती, वो अपने संगठन के कारण, अपना नैरेटिव बनाने की ताकत के कारण, अपने नेता की लोकप्रियता के कारण जीती। ये बात शायद भूल गए थे प्रशांत किशोर, या उनको लगा था कि वो सब कुछ बदल सकते हैं, तो चुनाव लड़ने आ गए, पार्टी बना ली, चुनाव लड़ने आ गए। अब उनको पता चल रहा है। मेरा मानना है कि ये जो 3 उम्मीदवार हैं, इन्होंने प्रशांत किशोर का बहुत भला किया है। इनसे ज़्यादा प्रशांत किशोर का हितैषी और कोई नहीं है बिहार के चुनाव मैदान में। उनके जो बाकी 240 उम्मीदवार बचे हैं, दरअसल वो उनके हितैषी नहीं हैं। क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि अब चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो एक ही चीज देखी जाएगी कि प्रशांत किशोर की पार्टी के कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। तो इन 3 उम्मीदवारों ने तो जमानत बचा ली। प्रशांत किशोर ने जब खुद ही अपनी जमानत बचा ली, तो ये क्यों नहीं करते?
आज कह रहा हूं, आप 14 नवंबर को जब नतीजा आएगा तो इस बात की गिनती कीजिएगा, एक टेबल तैयार कीजिएगा कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के कितने उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में कामयाब हो गए। जीत हार की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आखिर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को निशाना क्यों बनाएंगे, जो न 3 में है न 13 में है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से है, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव और आरजेडी कर रही है। तो अगर उनके गठबंधन के किसी उम्मीदवार को हटाने की बात होती तो शायद लोग एक बार को विश्वास कर लेते। हालांकि तब भी ऐसा नहीं होता। कोई चुनाव केवल ये काम जो है ममता बनर्जी कर सकती हैं कि वो नॉमिनेशन न करने दें, लेकिन वो भी वो पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव तक कर पाती हैं, विधानसभा और लोकसभा में नहीं कर पाती हैं। प्रशांत किशोर को ये अच्छी तरह मालूम है, वो पश्चिम बंगाल में काम कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि प्रशांत किशोर आखिर चुनाव के मैदान से भागे क्यों। 2 मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। एक सार्वजनिक रूप से, बल्कि दोनों सार्वजनिक रूप से आ चुके हैं। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। वो तेजस्वी यादव के बारे में, इसके अलावा दूसरे नेताओं की शैक्षणिक योग्यता के बारे में सवाल उठा रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो उस पर जो है बिल्कुल वो आपे से बाहर हो गए। कहा कि एजेंडा के आधार पर सवाल पूछा जा रहा है, और आखिर में झल्लाकर उनको बोलना पड़ा कि मैं अनपढ़ हूं, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है। अरे भाई, आप अगर चुनाव लड़ते, आप उम्मीदवारी का फॉर्म भरते, तो उसमें आपको लिखना पड़ता, अपनी शैक्षणिक योग्यता बतानी पड़ती। ये ऐसा कोई सवाल नहीं था, जो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो गोपनीय हो। कम से कम चुनाव जो लड़ने जाते हैं, जो राजनीति में हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा मुद्दा, मतलब वो अपनी ही बातों में इस दौरान बहुत ज़्यादा फंसे हैं। उन्होंने कहा कि 241 करोड़ रुपए उन्होंने जमा किए हैं, जिनके लिए काम किया उन लोगों ने दिया और लोगों ने मदद की। और साथ में कहा कि 3 करोड़ का उन्होंने इनकम टैक्स दिया है। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, भाई 241 करोड़ की आमदनी पर 3 करोड़ का इनकम टैक्स किस रेट से दिया गया? ये कोई विशेष नियम बना है, इनकम टैक्स ने बनाया है प्रशांत किशोर के लिए? तो अगर वो फॉर्म भरते तो उसमें बताना पड़ता कि उनकी संपत्ति कितनी है। और प्रशांत किशोर इन दोनों सवालों से भागना चाहते थे। तो दोनों सवालों से भागने का एक ही तरीका था कि चुनाव ही न लड़ें। और तीसरा, उनको इतने दिन से घूमकर बिहार में समझ में आ गया कि उनकी पार्टी इस चुनाव में कहीं नहीं है, वो कहीं कंसिडरेशन में ही नहीं। क्योंकि उनकी एक खूबी है कि वो नैरेटिव बनाना जानते हैं, मीडिया में बने रहना जानते हैं, इसलिए उनकी चर्चा हो रही है। और उनकी चर्चा वो लोग भी कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विरोधी हैं। उनको लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी एनडीए का वोट काटेगी, इसलिए प्रशांत किशोर को और उनकी पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, जिसमें कोई बता रहा है कि 10% वोट मिलेगा, कोई 12% बता रहा है। आप मानकर चलिए कि प्रशांत किशोर की पार्टी का अगर एक भी उम्मीदवार चुनाव जीत जाए तो ये मैं उनकी बड़ी सफलता मानूंगा। उनकी 3.5 साल की मेहनत को मैं मानूंगा कि सफल हो गई, अगर उनके 1 या 2 विधायक जीत गए। और उनका दावा यह था, या तो अर्श पर या फर्श पर, कि या तो जो है 10 सीट या 15 सीट, जो भी, वो मुझे याद नहीं कितनी सीट उन्होंने बोली थी, या फिर 150 के ऊपर। तो सपना देखने में तो किसी के कोई प्रतिबंध है नहीं, प्रशांत किशोर भी देख सकते हैं। लेकिन चुनाव की तिथि जैसे, यानी मतदान की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, उनके भाषणों से, उनके बयानों से स्पष्ट होता जा रहा है कि वो दरअसल महागठबंधन के लिए बैटिंग कर रहे थे। अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। वो पहले राजनीतिक दलों के बीच में एक्सपोज हुए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक्सपोज हुए, अब बिहार के लोगों के सामने भी एक्सपोज हो चुके हैं। वो जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनको लग रहा था कि चमत्कार होगा, उनको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल का जीतना चमत्कार था। वो भूल गए कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकले थे। प्रशांत किशोर किसी आंदोलन से नहीं निकले थे, न निकले हैं। उनके पीछे कोई आंदोलन की शक्ति नहीं है, उनके पीछे कोई, उनके साथ कोई वैचारिक शक्ति भी नहीं है।
उनकी अपनी कोई विचारधारा भी नहीं है। वो भाड़े पर काम करने वाले एक प्रोफेशनल हैं, इससे ज़्यादा की हैसियत उनकी कुछ नहीं है। चुनाव के मैदान में या राजनीति में उनका कोई आधार, जनाधार या उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उनको लगा कि मैं सलाह देता हूं, वो लोग जीत जाते हैं तो मैं खुद मैदान में उतर जाऊं तो मैं तो बहुत बड़े बहुमत से जीत जाऊंगा। ये गलतफहमी बिहार के लोगों ने उनकी उतार दी। अब उनको समझ में आ गया कि वास्तविकता क्या है। अगर प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी की रत्ती भर भी सफलता की उम्मीद होती तो वो चुनाव लड़ते। उनका चुनाव मैदान से भागना एक तरह से वॉकओवर देना, उन्होंने मान लिया है कि वो इस चुनाव में मैदान में नहीं है। मतलब उनसे मेरा मतलब है उनकी पार्टी। पैसा उनके पास है, पैसा खर्च कर रहे हैं, 3-3.5 साल से पैसा खर्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बेतहाशा पैसा खर्च किया है, बड़ी टीम बनाई है और वो टीम उनकी जो है 3-3.5 साल से कर रही है। दावा करते थे कि जाति की राजनीति नहीं करेंगे, ये लोग जाति की राजनीति करते हैं। उन्होंने शुरू में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए वो सब जातियों के आधार पर बनाए, हर जाति के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। तो जाति का खेल खेलने की कोशिश की, वो नहीं चला। अपनी इमेज का खेल खेलने की कोशिश की, वो नहीं चला। दूसरों की इमेज गिराने की कोशिश की, बड़ी लकीर उनको जब लग गया नहीं खींच पाएंगे तो जो बड़ी लकीर थी उसको छोटा करने की कोशिश की, वो भी नहीं चला। तो तेजस्वी यादव हों या सम्राट चौधरी हों, उनके बारे में अनाप शनाप बोलते रहे। राजनीति में खासतौर से चुनाव के समय अपने विरोधियों के बारे में लोग बोलते हैं तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, लेकिन आपको अपने बारे में भी तो बताना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर को अब इस आखिरी दौर में लगा कि अगर मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करूं तब कम से कम मीडिया में, खबरों में बना रह सकूंगा। लेकिन उनकी बात कोई मानने की तो बात दूर है, सुनने को भी तैयार नहीं है। इस तरह की बचकानी बयानबाजी उनका जो भी स्टेचर था या जो भी उनकी प्रतिष्ठा थी उनके काम को लेकर, और गिर गई है। ये सबको समझ में आ गया है कि प्रशांत किशोर कुछ और खेल खेलने आए थे, किसी और का खेल खेलने आए थे। जैसे मैदान से बाहर रहकर, आपको याद होगा 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगेंद्र यादव खेल रहे थे। योगेंद्र यादव तो कम से कम आंदोलन जीवी है, जहां आंदोलन होता है वहां पहुंच जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जहां भंडारा होता है वहां पहुंच जाते हैं, हर भंडारे में खाते हैं। योगेंद्र यादव भी हर आंदोलन में जाते हैं और जीतते हैं। प्रशांत किशोर को थोड़ा अपने बारे में गलतफहमी, कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनकी हैसियत बहुत ज़्यादा है। गृह मंत्री अमित शाह पर बयान देकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं और मुझे हराने के लिए, मुझे कमज़ोर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतरना पड़ा। मुझे लगता है कि अमित शाह के दफ्तर का चपरासी भी इस झांसे में नहीं आने वाला। प्रशांत किशोर की क्या हैसियत है ये अमित शाह से बेहतर कौन जानता है। वो भाजपा के लिए काम कर चुके हैं। 2014 के चुनाव के बाद वो चाहते थे कि पार्टी उनको राज्यसभा में भेज दे, ऐसा पार्टी के सूत्रों का कहना है, मुझे किसी ने बताया नहीं है। तो जो जवाब अमित शाह ने दिया जो चर्चा में है, उन्होंने कहा कि आपने काम किया, आपको पैसा मिला, खत्म बात हो गई। तब से प्रशांत किशोर अमित शाह से चिढ़े हुए हैं और उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली। इस बीच में प्रधानमंत्री से भी मिले थे, तो प्रधानमंत्री ने सीधे पूछा कि आप बताइए क्या काम करेंगे, तो उसका जवाब नहीं था। उनको ये एहसास है कि जब तक अमित शाह हैं और अमित शाह रहेंगे तब तक उनको बीजेपी में री एंट्री उनकी नहीं हो सकती है। ये चिढ़ है। इस चिढ़ में उन्होंने पार्टी बनाई, पैसे की कोई कमी नहीं थी तो पैसा बेतहाशा खर्च किया और पार्टी बनाई ये सोचकर कि कम से कम बीजेपी एनडीए के वोट काटकर बीजेपी एनडीए को हरा सकते हैं। अब वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए खुद ही चुनाव मैदान से भाग गए। तो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति, खासतौर से बिहार विधानसभा की इस राजनीति के नए नए आशिक हैं। तो वो कहावत है कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। आशिक के इस राजनीतिक जनाजे की धूम तभी होगी
जब उनके ज़्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि होने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।